नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ग्रामीण परिवेश के टोटल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक हम पहुंचाएंगे ग्रामीण परिवेश के, ये लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्न हैं जिनको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, भूमि की पैमाइश यानी कि नाप का जो कार्य है वह निम्नलिखित में से कौन सा विभाग करता है। तो भूमि की पैमाइश यानी कि नाप का जो कार्य है यह जो राजस्व विभाग होता है उसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। भूमि की पैमाइश जो है राजस्व विभाग के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा होता है। तो भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से जो टैक्स वसूल किया जाता है उसको हम लगान कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। किसानों से भूमि का उपयोग करने के एवज में लगान लिया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, लगान। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं। तो धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की जो कला है इसको कहा जाता है सर्वेक्षण कला, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। सर्वेक्षण कला के माध्यम से जो है धरातल पर जो मापी गई 36 दूरियां हैं, कोण हैं और ऊंचाइयों उनको प्रदर्शित किया जाता है मानचित्र पर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, सर्वेक्षण कला इसको कहते हैं। अगला है, जमाबंदी तैयार की जाती है कुल कितनी प्रतियों में, आपको बताना है। तो जो जमाबंदी होती है यह तैयार की जाती है टोटल 2 प्रतियों में, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। जो जमाबंदी है यह टोटल 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, टोटल 2 प्रतियों में जमाबंदी तैयार की जाती है। तो ऑप्शन जो सी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत की खाद्यान्न फसलें निम्नलिखित में से मतलब कौन सी है इसमें से, तो चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसके अलावा गेहूं, तो चावल और गेहूं दोनों जो है, चावल और गेहूं ये दोनों भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा हरित क्रांति, हरित क्रांति से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था उत्पादन वो हुआ था चावल एवं गेहूं का, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो है चावल और गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था जब हमारे देश में हरित क्रांति आई थी। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा हरित क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन। कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तथा विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, तो विश्व में अगर पूछे हरित क्रांति के जनक तो हो जाएगा आपको नॉर्मन बोरलॉग, और अगर भारत में पूछे हरित क्रांति का जनक तो आपका हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। तो दोनों आपको याद रखना है। तथा हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था चावल और गेहूं की फसलों पर। इन दोनों फसलों का जो उत्पादन है वो काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ गया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो प्रोटीन है दिए गए ऑप्शंस में से वो आपको मिलेगा सोयाबीन में। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। सोयाबीन में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। फिर इसके बाद अरहर आता है। तो इसे आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा सोयाबीन में, फिर उसके बाद आपको मिलेगा अरहर में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पूसा गोल्ड निम्नलिखित में से किसकी किस्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो पूसा गोल्ड है यह दिए गए ऑप्शंस में से किसकी किस्म है, तो यह सरसों की एक किस्म है पूसा गोल्ड, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। जो पूसा गोल्ड है यह सरसों की एक किस्म है। तो इसे आप ध्यान दीजिए। अगला इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि, हमारा जो मतलब हमारा जो बैंक है राष्ट्रीय कृषि का,
उसका मतलब यह जो ऋण प्रदान करता है, आपको बताना है कि कितने समय की अवधि के लिए नाबार्ड के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। तो जो हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, इसके द्वारा टोटल मतलब सॉरी यहाँ पे किस प्रकार का ऋण देता हुआ एक क्या है, तो यह एक बैंक है। मोस्टली जो नाबार्ड है यह एक बैंक है। इसकी स्थापना आपको मिलेगी 12 जुलाई 1982 को, यानी कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, तो मुंबई में। कहाँ, मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। तथा नाबार्ड के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो चिंतला गोविंदा रजलू। कौन है, तो चिंतला गोविंद रजलू जो हैं ये प्रेजेंट टाइम में क्या हैं, तो नाबार्ड के चेयरमैन हैं। तथा नाबार्ड का मेन काम क्या है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी तथा यह कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। अगला है, देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय कहाँ खोला गया था। तो हमारे देश का जो पहला राज्य कृषि विद्यालय था यह पंतनगर में खोला गया था। किस नाम से, तो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे जो है पंतनगर में देश का पहला कृषि विद्यालय खोला गया था 17 नवंबर 1960 को। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का जो पहला राज्य कृषि विद्यालय था यह गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर पंतनगर में 17 नवंबर 1960 को खोला गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमारे देश का जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था यह कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो हमारे देश का जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था यह स्थापित किया गया था पुडुचेरी में। यानी ऑप्शन जो इसका डी है आपको सही मिलेगा, पुडुचेरी। यहाँ पे हमारे देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से ज्वार, बाजरा और ढैंचा जो है यह खरीफ की फसल है। इसके अलावा धान भी खरीफ की फसल में आती है। तो इस शब्द धान हो गया, ज्वार, बाजरा और ढैंचा ये सभी खरीफ की फसल हो गई। और वहीं अगर हम रबी की फसल की बात करें तो गेहूँ, चना और मटर, गेहूँ, चना और मटर जो है ये रबी की फसल होती है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमि कौन सी है। तो धान के लिए सबसे उपयुक्त भूमि मानी जाती है दोमट मिट्टी। तो इसे आप याद रखिएगा, धान के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त भूमि है वह दोमट मिट्टी मानी जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न लगातार एग्जाम में भी पूछा भी जाता है। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अगला है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो एक कृषि खेत का जो मापन है वह सबसे सटीक किया जा सकता है जरीब के द्वारा। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जरीब के माध्यम से जो है एक खेत की जो माप है वह सबसे सटीक की जा सकती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, जरीब के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। तो कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध करवाना। तो इसी कार्यक्रम से संबंधित है कुटीर ज्योति योजना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कुटीर ज्योति योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा यानी कि बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन की यहाँ पे बात हो रही है। तो कुटीर ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध करवाती है। तो इस योजना का क्या नाम दिया गया है, तो कुटीर ज्योति योजना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है।
ये जो प्रश्न है आपका आगे आने वाला जो एग्जाम है लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 का, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश का जो टॉपिक है वह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर साल लेखपाल भर्ती परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो टॉपिक होता है ग्रामीण परिवेश का आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम डेली बेसिस पे आप तक कुछ ना कुछ प्रश्न पहुंचाते रहते हैं जो कि ग्रामीण परिवेश पर से रिलेटेड होते हैं तथा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद भी हो सकते हैं। तो हमारा जो डेली का वीडियो होता है ग्रामीण परिवेश का, उसको आप ज़रूर देखा करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।